तो बायोटेक्नोलॉजी तो कार्ल इनेकी ने सर्वप्रथम बायोटेक्नोलॉजी वर्ड यूज किया था, इन्होंने इसको दिया था। तो ऐसा नहीं कि बायोटेक्नोलॉजी आज ही है, पहले नहीं थी, शुरू से ही है। अगर हम कहें दही का जमना या दही का जमना, ये बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट प्रोडक्ट है कि जैसे ही हम दूध गर्म करने के बाद उसमें छाछ डाल देते हैं तो उसका दही जम जाता है। तो दिस इज द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। देन बियर या अल्कोहल का बनना बाय ईस्ट, सैकरोमाइसिस से, दिस इज ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। ऐसा नहीं पहले से ही होता है, तो पहले से ही पता था लोगों को कि ये चीजें होती हैं। अब ऐसा तो नहीं कि भाई हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी की तरह नई नई मशीनों का, नए नए औजारों का यूज करेंगे, बल्कि यहाँ तो क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी हेर फेर या कोई भी नई चीज बनानी है तो वो डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ में अदल बदल करना है या हेर फेर करना है। चेंज जो है वो डीएनए के अंदर करना है, न्यूक्लिक एसिड में करना है। तो न्यूक्लिक एसिड में जो चेंज होगा वो एंजाइम्स की वजह से हो, किसी भी औजार से, किसी भी तकनीक से, या किसी भी हम कहेंगे भी किसी मशीन से नहीं होगा। हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज जरूर किया जाता है इसके लिए कि भाई जिससे हम नई नई चीज़ों का यूज कर सकें। तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले इस बायोटेक्नोलॉजी को हाईलाइट किया गया था 69वीं जो इंडियन नेशनल जो एक साइंस की एक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस हुई थी मैसूर के अंदर। वहां सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को हाईलाइट किया गया था। वहां देखा गया था कि बायोटेक्नोलॉजी कुछ होता है। उसके बाद भारत के अंदर एक ये जो सन था ये 1982 के आसपास की बात है। 1982 में, ज़्यादा नया भी नहीं है भारत के अंदर, तो बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादा नया नहीं है, ज़्यादा पुराना नहीं, नया ही है। उसके बाद भारत में नेशनल यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च के लिए कुछ अलग से गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल बोर्ड बनाया भाई, NBTB, नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल बोर्ड बनाया। तो इस नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल बोर्ड की स्थापना की गई ताकि अलग से सेपरेट साइंस की स्टडी की जा सके। उसके बाद 1986 में DBT बना दिया गई, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अंडर द गवर्नेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हल्का सा, ज्यादा बड़ा इसका इतिहास नहीं है,
कि हमें कहेंगे यहाँ से ऐसे आया, ऐसे कुछ नहीं। सबसे पहले इसको 1982 में मैसूर के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, 69th इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस, इसको इंडियन साइंस कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, ये 1982 में हुई थी। तो यहाँ सबसे पहले इसको हाईलाइट किया गया था कि बायोटेक्नोलॉजी कुछ होता है। वर्ड तो आपने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड किसने दिया, कौन दे देगी। उसके बाद ये जब यहाँ पर हो गया तो भाई भारत के अंदर अब बात आई कि रिसर्च को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो एनबीटीबी, नेशनल बायोटेक्नोलॉजिकल बोर्ड की स्थापना की गई। उसके बाद 1986 में डीबीटी सेपरेट डिपार्टमेंट खोल दिया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द गवर्नेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग। तो इसलिए सिंपल तरह से ये वे है, एक रास्ता है जहां से होकर अब आजकल जो रिसर्च होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो वही डीबीटी से होती है। उसके अलावा देखो बायोटेक्नोलॉजी पर रिसर्च कई सेंटर्स हैं अपने देश के अंदर जो कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ, एक तो है भाई एनआरसीपीबी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ये भाई IERI पूसा के अंदर है, लाल बहादुर शास्त्री बिल्डिंग में, IERI पूसा न्यू दिल्ली, वहां पर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा जो सेपरेट NBPGR के अंदर भी NBPGR, यहाँ भी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जीनोमिक रिसोर्सेज, पहले इसका नाम रिसर्च था लेकिन अब रिसर्च से हटा करके इसको रिसोर्सेज कर दिया गया है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जीनोमिक रिसोर्सेज ये दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली पूसा कैंपस में ही अगर देखा जाए तो न्यू दिल्ली के अंदर। यहाँ आपको जर्म प्लाज्म मिलेगा, ये अपने आप में अद्भुत सेंटर है। जितनी भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर या इंटरनेशनल जो भी मटेरियल मंगाया जाता है, एक वो इसको कहते हैं, पहले फर्स्ट ईयर में होता था, आपने पढ़ा भी होगा, इसको हम कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन, पादप कुल स्थापन हिंदी में कहते हैं, पादप कुल स्थापन। तो देखो जब भी कोई वैज्ञानिक, हमारे देश का वैज्ञानिक बाहर से यानी विदेशों से कोई प्लांट मटेरियल या कोई पादप सामग्री मंगाना चाहता है तो वो अपने बेस पर नहीं मंगा सकता। इसके लिए NBPGR के अंदर एक अलग से सेंटर बनाया गया है जो बाहर से मंगाए हुए सीड को मेंटेन करता है। तो हमारे इस NBPGR के अंदर जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जितने भी कटिंग्स हैं, यानी हम ये कहें कि जितनी भी प्लांट बायोडाइवर्सिटी है उस पूरी की पूरी प्लांट बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पर कंजर्व किया जाता है, मेंटेन किया जाता है कि कोई खत्म ना हो जाए। हमारे देश के अंदर जितने भी प्लांट्स आज तक रिलीज हो चुके हैं, जो भी वैरायटी बन चुकी है, उन सभी वैरायटी के सीड आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर डिफरेंट क्रॉप्स के लिए सीड बैंक्स बनाए गए हैं। उनको अगर कोई सीड के रूप में खराब हो जाता है तो उसको हम कटिंग के रूप में रखा गया है, किसी को क्रायो प्रिजर्व किया गया है। तो यहाँ पर हर चीज है। NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जीनोमिक रिसोर्सेज। अगर इंटरनेशनल भी कोई सीड अगर मंगाया जाता है किसी साइंटिस्ट के द्वारा तो उस सीड में से भी थोड़ा हिस्सा यहाँ पर रखा जाता है और थोड़ा हिस्सा उस वैज्ञानिक को भी रहता है। अब इस NBPGR के लगभग 4-5 सब स्टेशन है। ये तो मुख्य स्टेशन है मेन। उसके अलावा इसके 4-5 जैसे अकोला है, अल्मोड़ा है, शिलोंग है, जोधपुर भी है। तो इस तरह से 4-5 सेंटर्स हैं। वो सब सेंटर है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ आवर इंडिया। हमारे भारत देश के पूरे क्लाइमेट को एग्रीकल्चर जो रिसर्च है वो 4 भागों में बांटती है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे देश को बांटा गया है। अब इन अलग अलग जोन में ये अलग अलग सेंटर खोल के बैठे हुए हैं कि अगर कोई उत्तरी साइड में है
या उत्तरी भारत की जो बात कर रहा है तो वहाँ पर अल्मोड़ा के अंदर बनाया गया है। तो इसके अलग अलग सेंटर्स हैं, इनके सबके अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, ये वैरायटी जो प्लांट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन करते हैं, और प्लांट इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये प्लांट्स को आगे के लिए रखते हैं, मतलब ये खत्म ना हो। हमारे देश से जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है या जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो समाप्त ना हो। ठीक है, भविष्य में कभी आवश्यकता पड़े तो हम यहाँ से कांटेक्ट करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था। उसके अलावा एक ICGEB अवेलेबल, ICGEB इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ICGEB। ये केवल 2 ही है भाई पूरे संसार के अंदर, एक तो है न्यू दिल्ली में और एक है इटली के अंदर। इटली में ये केवल 2 हैं, ज्यादा नहीं, इटली में। उसके अलावा देखो BHU है, AMU है, JNU है, DU है, अपना जो काजरी है, और हल्की फुल्की रिसर्च तो और उसके बाद देखो अगर हम बात करें कि मानव में कहाँ कहाँ पर रिसर्च हो रहा है, तो देखो मानव के लिए हम बात करें तो CCMB सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, जहाँ के डॉक्टर लाल सिंह थे जिन्होंने हमारे भारत देश में DNA फिंगरप्रिंटिंग को इजाद किया था, इन्वेंट किया था। हालांकि उनसे पहले एक लिक्स्टर यूनिवर्सिटी करके है, उसके डायरेक्टर एलेक्स जेफरी ने सबसे पहले DNA फिंगरप्रिंटिंग को खोजा था, लेकिन हमारे देश के अंदर CCMB के डायरेक्टर डॉक्टर लाल सिंह ने सबसे पहले खोजा था। तो CCMB में भी हैदराबाद में बायोटेक्नोलॉजी पर काम होता है। तो हल्का फुल्का काम हर जगह पर होता है, हर सेंटर्स पर होता है। लेकिन लार्ज स्केल पर कार्य जो ये सेंटर्स है यही करते हैं। इसके बाद अब हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे 2-3 वैज्ञानिक जिनको हम याद करते हैं। एक तो कार्ल लेडेकी है, उसके बाद हेबरलैंड का नाम हम कभी नहीं भूलेंगे, हेबरलैंड। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ये पादप ऊतक संवर्धन के जनक इनको माना जाता है। ये इनका नाम है हेबरलैंड, ये आपको याद होना चाहिए। गोटलिब हेबरलैंड। देखो ज्यादातर कार्य जो हम करते हैं और इसमें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो ज्यादातर हम आजकल प्लांट टिश्यू कल्चर पर कर रहे हैं। देखो प्लांट टिश्यू कल्चर एक सिंपल तकनीक है, अगर देखा जाए तो ज़्यादा हैवी नहीं है। दिस इज वन टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब एक तरह से कायिक जनन ही है, कायिक जनन का ही भाग है। लेकिन कायिक जनन से क्या है कि हम कोई कलम लगा रहे हैं, दाव लगा रहे हैं, गुट्टी लगा रहे हैं, तो उस तरह से अगर हम प्लांट्स को देखें तो वहाँ को जरूरी नहीं कि वो जो कलम हमने लगाई है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। आफ्टर 6 मंथ आपको पता चला कि वो सक्सेसफुल हुआ नहीं, तो आपका जो पैसा है या टाइम है वो जो सब बर्बाद हो गया। तो इस चीज़ से इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वैज्ञानिकों ने प्लांट टिश्यू कल्चर का एक अच्छा विकल्प खोजा, जो आज बहुत ज़्यादा यूज में आने लगा है। इसके द्वारा हम डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हैं, और ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो शोभाकारी पादप हैं, जिनको हम गार्डन में या अपनी बालकनी में यहाँ पर लगाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें इस तरह के प्लांट्स को लगाया जाता है जिनमें अच्छे फ्लावर्स आते हैं,
कि जिनसे अच्छी सेंट की खुशबू आती है, या फिर जो दिखने में अच्छे लगते हैं। तो उन फ्लावर्स को, उन प्लांट्स को इन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर से बढ़ाना स्टार्ट किया। तो इस तरह से जो प्लांट्स बढ़ाए जाते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर से, वो प्लांट्स बजाय कटिंग के, कलम लगाने के ज़्यादा बेटर होते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। मान लो हमने 10 लाख, और हम, हाँ एक चीज़ और है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम जगह में हम लाखों की संख्या में प्लांट्स उगा सकते हैं। एक 15 बाई 15 का जो कमरा रूम होता है, उस रूम में हम 1 लाख प्लांट्स को उगा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में उगाया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब को रखने लायक जितनी जगह होनी चाहिए उतनी ही हम प्लांट, और टेस्ट ट्यूब को हम ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, स्टैंड जो होते हैं टेस्ट ट्यूब के, उनको ऊपर नीचे रख सकते हैं। तो इस तरह से हम प्लांट टिश्यू कल्चर में नए प्लांट्स उगा सकते हैं। तो देखो, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए हम किस किस का कर सकते हैं, इसमें वो आप किसी भी सेल से कर सकते हैं, जड़ से कर सकते हैं, तने से कर सकते हैं, पत्ती से कर सकते हैं। अगर आपको पूरा प्रोटोप्लाज्म करना है तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत छोटे से प्लांट से और टिश्यू कल्चर करना है तो आप माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं। इसके द्वारा हम सिंथेटिक सीड बना सकते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियो का एक भ्रूण बना सकते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट संलयन भी कर सकते हैं, और उसके द्वारा हम बनने वाले नए नए पादप को, जैसे आपने एग्जाम्पल के नाम सुना हो तो टोमेटो एक ऐसा प्लांट है जो टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट, दोनों को प्रोटोप्लास्ट को मिलाकर के बनाया गया है। ये भी हम देखेंगे आगे, धीरे पढ़ेंगे। तो इस प्लांट के अंदर आप देखें तो दोनों गुण होते हैं, टमाटर के भी गुण होते हैं और आलू के भी होते हैं। जड़ों में आलू लगता है और ऊपर की तरफ फ्लावरिंग होती है तो वहाँ टोमेटो या टमाटर लगता है। उसके बाद हम इससे एगुणित पादप भी बना सकते हैं। देखो, नॉर्मली तौर पर जीवन के लिए गुणसूत्रों का पेयरिंग होना बहुत जरूरी होता है। विदाउट पेयरिंग वी कैन लाइव, वी कांट लाइव, हम जीवित नहीं रह सकते। ये प्रकृति ने बहुत अच्छा वो बनाया कि अगर हम अगुणित अवस्था में हैं तो कभी जीवित नहीं रहेंगे। अगर जीवित रहेंगे भी तो हम कभी अगली पीढ़ी की जो संतान है उसको पैदा नहीं कर सकते। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर है, हम चाहे तो प्लांट के जो स्टामेन्स हैं, परागकण है, या फिर जो अंड कोशिका है, इसको कहते हैं भ्रूण कोश, एम्ब्रियोसेक, ओव्यूल, हम किसी भी पार्ट से, पादप के किसी भी पार्ट से, चाहे वो एन है चाहे वो 2n है, हम नया पौधा बना सकते हैं। अगर आपने एन लिया है, इनकी हैप्लॉइड सेल काम में ली है तो बनने वाला प्लांट भी हैप्लॉइड होगा, और अगर आपने डिप्लॉइड लिया है तो निश्चित रूप से बनने वाला प्लांट भी डिप्लॉइड होगा। अगर आपने हैप्लॉइड प्लांट लिया है या हैप्लॉइड सेल ली है तो उससे बनने वाले प्लांट के अंदर स्टेरिलिटी पाई जाएगी, वो कभी भी अगली पीढ़ी के लिए सीड नहीं बना पाएगा। और अगर आपने डिप्लॉइड लिया है तो निश्चित रूप से वो अगली पीढ़ी के लिए सीड बनाएगा। लेकिन जो एगुणित प्लांट्स हैं या जो हैप्लॉइड प्लांट्स जो हम बना रहे हैं परागकणों से या फिर कैसे भी, तो उन हैप्लॉइड प्लांट्स के द्वारा हम, या उन हैप्लॉइड प्लांट्स के अंदर हम कॉलचिसिन का ट्रीटमेंट कर दें तो बिना सेल डिवीजन हुए एक ही सेल के अंदर दुगने क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं डबल हैप्लॉइड। तो डबल हैप्लॉइड का प्रोडक्शन भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर से कर सकते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेज ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा बात देखो, वही रेस्ट्रिक्शन, जो एक मेन चीज जो है इसमें वो है RDNA टेक्नोलॉजी। तो RDNA टेक्नोलॉजी कहो या पुनर्योगी डीएनए तकनीक कहो, ये दोनों एक ही चीज, जिसके अंदर दो अलग अलग रिसोर्सेस के डीएनए को आपस में जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद उसे किसी एक वेक्टर में डाला जाता है, और उस वेक्टर को लेकर के फिर किसी सेल में डाला जाता है, और वो फिर वहां पर मल्टीप्लाई होता है। तो कुल मिलाकर के बात ये कि चाहे तो आप प्लांट्स बढ़ाओ, और चाहे बढ़ाओ आप
जीन कहते उसको एक ही चीज है, और वो चीज है क्लोनिंग। क्लोनिंग ये आप वेक्टर के अंदर बढ़ा सकते हैं, क्लोनिंग जीन क्लोनिंग कहलाएगी। अगर आप प्लांट्स बढ़ा रहे हैं पादप प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू, तो इसको हम कहते हैं प्लांट सिंपल क्लोनिंग। अगर आप एक चीज और है, एक तकनीक जिसका नाम है पीसीआर, ये और आगे गई, इसकी खोज की थी कैरी मुलिस ने। कैरी मुलिस 1985 में खोज कर दिया था। यानी कि भारत देश के अंदर जब बायो टेक्नोलॉजी ढंग से स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले तो कैरी मुलिस ने पीसीआर की खोज कर दी थी। हम कितने पीछे, ये देखो कितने पीछे चल रहे हैं। 1982 के बाद हमारे देश के अंदर बायो टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा, या जानने लगे कि बायो टेक्नोलॉजी कुछ होती है, और विदेशों में पीसीआर तक पहुंच गए। तो पीसीआर इज ऑल्सो वन टाइम मशीन that clone the desired gene, yeah, one part of DNA, the multiply and amplification of DNA। यानी कि ये जो डीएनए कोई खंड होता है, उस डीएनए खंड को ये बढ़ा देती है। अगर उसके हमारे पास कम क्वांटिटी है तो ये उसे बढ़ा सकती है, उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। तो दिस इज पीसीआर। हम एक एक करके हर टेक्निक को जानने की कोशिश करेंगे। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी, वेरी ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, एवरीथिंग इज रिसर्च, एंड ओपन द न्यू, नए नए जो रिसर्च के एरियाज हैं उनको भी खोलती है बायोटेक्नोलॉजी। अगर जैसे देखो दुनिया भर के ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना चुके हैं, और वो ट्रांसजेनिक प्लांट आज काम्बिया से बीटी कॉटन है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ उसमें ट्रांसजेनिक प्लांट्स में। तो अब बात ये है कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें हम। डेफिनेशन क्या है, देखो सूक्ष्म जीव और उनके उत्पादों का उपयोग जब मानव के कल्याण के लिए किया जाता है तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन वेलफेयर, दिस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके उत्पादों का उपयोग एंड देयर प्रोडक्ट का उपयोग हम करते हैं किसके लिए, मानव के कल्याण के लिए, तो उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। देखो हालांकि होने को ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में घुसने के लिए, एंटर करने के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको देखना ही होगा। तो लाइक जैसे मान लो हम कहें कि भाई इकोलाई है, इकोलाई। अब इकोलाई तो अगर देखा जाए तो यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंपल इकोलाई तो हो सकता है कोई काम नहीं आए, लेकिन जब इस इकोलाई को हम जोड़ देते हैं किसी जीन के साथ, जिसको हम ट्रांसजेनिक बता देते हैं या डीएनए बना देते हैं, और हम किसी जीन को इसके अंदर जोड़कर उससे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो इस प्रोटीन का उपयोग हम मानव के कल्याण के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं आपको, इंसुलिन। देखो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप इन टोबैको, सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया था वो टोबैको के अंदर बनाया गया था। ठीक, ऐसे ही मान लो सिंपल सी बात है, अगर मान लो हम ईस्ट की कहते हैं तो ईस्ट प्रोड्यूस C2H5OH, सिंपल अल्कोहल। अब या तो हम इस ईस्ट का उपयोग मानव की भलाई के लिए करें, लेकिन शराब पीने से तो कोई भलाई नहीं होती है, पर लेकिन बात यह है कि अल्कोहल का उपयोग केवल शराब पीने के लिए नहीं, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं उनके लिए किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखो जैसे मान लो मैं कहूँ एंटीबायोटिक
जैसे पेनिसिलियम, क्राइसोजीनम है। तो ये पेनिसिलियम क्राइसोजीनम कवक है, फंजाई, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। तो इसका उपयोग हम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के लिए करते हैं। अब आजकल क्या है कि पेनिसिलिन तो बंद कर दिया है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट होते थे, और इसके स्थान पर और अन्य प्रकार की एंटीबायोटिक्स का यूज किया गया है, मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो जिसको टेस्ट करने की दिक्कत नहीं होती, यानी कि उनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। तो आगे फिर और भी दुनिया भर के जीव हैं जिनके प्रोडक्ट्स का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। दुनिया भर की इंडस्ट्री चल रही है, जैसे एसिटिक एसिड का, सिरके का और सिट्रिक एसिड का, हर चीज का ही आजकल एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले इस बायोटेक्नोलॉजी को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको हम 2 पोर्शन में बांट देते हैं। पहला जो भाग है उसमें हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। सेकंड जो इसका पार्ट है उसके अंदर की चौथी यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ये सब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट मतलब 4th यूनिट के। तो हम आज थोड़ा स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। ये एक हल्का सा, ज़्यादा बड़ा ओवरव्यू नहीं दिया है, हल्का सा एक ओवरव्यू दिया है जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी है। स्टार्टिंग के लिए आपके मन में ये विचार नहीं आएंगे कि भाई बायोटेक्नोलॉजी आया कहाँ से, ठीक है, और कौन कौन इस पर काम कर रहा है। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कहते हैं जीन्स की खोज की जा रही है। अभी हम आगे पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे कि किस प्रकार से कौन कौन चीज़ों को खोज किया जा रहा है। दिस इज, इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, पीटीसी या प्लांट टिश्यू कल्चर। यहीं से स्टार्ट करते हैं, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ शुरुआत करेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं हम पादप ऊतक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप ऊतक संवर्धन। तो देखो इसका मतलब है एक तरह से दिस इज वन टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन। तो जिस तरह का आप पार्ट लेते हैं उसी तरह का प्लांट बन जाता है, तो एक वेजिटेटिव प्रोडक्शन है, ठीक है। इस तरह का आप अगर आप 2N प्लांट ले रहे हैं तो 2N बन जाएगा। कायिक जननित है, लेकिन इसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो बहुत जल्दी से और बहुत ज्यादा अधिक संख्या में बनेंगे, तो क्लोन को बढ़ाने की जो क्षमता है वो इसकी बहुत ज्यादा है। इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर में एक हमको लैब की आवश्यकता होती है, ध्यान रहे, एक लैब की आवश्यकता होती है। तो जैसे देखो मान लो मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये रूम है, बड़ा रूम है, ठीक, यहाँ पर इसका गेट है, ये इधर गेट है। तो हमने यहाँ इस पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक एक शीशा कांच के पोर्शन करवा दिए हैं, मतलब ये इधर वाला एरिया खुला कर दिया है जो डायरेक्ट गेट के साथ जुड़ता है, और इसमें भी एक गेट है यहाँ से अंदर जाने का, लेकिन ये हमने सेफ रखा है। इसमें जगह जगह पर यूवी लाइट्स लगाई हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ अपनी अलमीरा, स्लीपर्स, ऑटोक्लेव, एवरीथिंग जो उसमें अंदर यूज नहीं है उसको हम बाहर रखते हैं, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पर पूरी स्लैब्स लगी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से चारों तरफ, और इन स्लैब्स पर हमारे जो उपकरण हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक। इसके अलावा और भी जैसे जितने भी ऑपरेटर्स इसमें होंगे वो जैसे लेमिनार फ्लो है वो भी इसके अंदर होगा, उसके बाद फ्रीज है, डीप फ्रीज है, उसका पीसीआर है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वो सब चीजें अपनी इसके अंदर रखी गई है।
बैलेंसेस वगैरह या फिर माइक्रोवेव, हॉट प्लेट्स, दुनिया भर की चीज़ें इसके अंदर सब रखी हुई हैं। अब बात है कि ये कैसे है काम करने का। बायोटेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है भाई कि कंटामिनेशन से आपको बचाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मीन्स प्रदूषण, दूषण। क्योंकि देखो ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इसको हम एक संवर्धन माध्यम पर करते हैं, और जो संवर्धन माध्यम होता है वो एक बैलेंस फूड होता है सबके लिए, सबके लिए, मतलब एल्गी के लिए, फंजाई के लिए, बैक्टीरिया के लिए। प्लांट्स की ग्रोथ उसके अंदर हो या ना हो, लेकिन अनवांटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो हमको कभी भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसकी वजह से प्रदूषण हो, मतलब दूषित हो चीजें। जैसे हम गंदे हाथों से, सांस से, गंदे कप मतलब डायरेक्ट एंटर नहीं करेंगे, हमारे जूतों से, सॉक्स से, किसी भी एक्टिविटी से कंटामिनेशन हो सकता है। और कंटामिनेशन होने के बाद अगर कंटामिनेशन आ गया तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट खत्म है, फेल हो जाता है। तो इसके लिए रूम है ना, इस रूम के अंदर एक कल्चर रूम भी बनाया जाता है। यहाँ पर अलग से एक रूम बना दिया है जिसको हम कल्चर रूम कहते हैं। इस कल्चर रूम के अंदर ही जो हम कल्चरिंग करते हैं वो सब काम यहाँ पर होते हैं। इसके लिए लेमिनार फ्लो फूड इसके अंदर रखा जाएगा। तो जब भी हम इसके अंदर एंटर होंगे, सबसे पहले हम अपने शूज वगैरह यहाँ खोलेंगे और जो स्लीपर्स है उनको यहाँ से पहनेंगे, अपने बैग वगैरह सबको बाहर रखेंगे, जो भी चीज हमको यूज आएंगी उनको अंदर ले जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। इस गेट को लगा देंगे थोड़ी देर के लिए। जब हमको लगा हम इसमें काम करने वाले हैं, घुसने वाले हैं, तो इसकी पराबैंगनी किरणों को ऑन कर देते हैं। जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती है उनको ऑन कर देते हैं। तो जैसे हम ऑन करते हैं अल्ट्रावायलेट को, तो अल्ट्रावायलेट देखो आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो 260 नैनोमीटर की जो रेज होती है उनको अवशोषित करता है, जिसकी वजह से इसमें म्यूटेशन क्रिएट होता है, और म्यूटेशन क्रिएट होने की वजह से मर जाते हैं। तो इस ये दिस इज वन टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन। एक वर्ड आएगा भी, हम पढ़ेंगे आगे, स्टरलाइजेशन या निर्जलीकरण। दिस इज द निर्जलीकरण, है ना। निर्जलीकरण किस लिए करते हैं? कंटामिनेशन को खत्म करने के लिए। मैंने कहा ना भाई, हर जगह पर हर चीज को स्टरलाइज किया जाएगा। अगर आपने नहीं किया और इस चीज का ध्यान नहीं रखा कंटामिनेशन का, तो आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसके अंदर जाएंगे तो एल्यूमिनियम सॉल्यूशन से आपके जो दस्ताने ग्लव्स वगैरह हैं उनको आप एथिल अल्कोहल से वॉश करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस जगह पर इस पूरी लैब जो है वो आपकी एक ही रूम के अंदर है। आपको कहीं बार बार जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप इसके अंदर एंटर हो गए तो दोबारा आप बाहर निकल के नहीं आएंगे। तो बार बार अगर आप जाएंगे बाहर निकल के, तो समझो कि आप कंटामिनेशन को ले जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। तो हर किसी को इसमें एंटर भी नहीं होने दिया जाता, और ना ही हर किसी ना ही आप थोड़ी थोड़ी देर में बाहर आएंगे। एक बार आप एंटर हो गए तो उसके बाद आपने अपना पूरा काम करने के बाद ही बाहर आएंगे। ऑटोक्लेविंग, सेंट्रीफ्यूजिंग, तो ये सब इसी के अंदर होता है। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू कल्चर में एक संवर्धन माध्यम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है, संवर्धन माध्यम। तो संवर्धन माध्यम एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा मिश्रण होता है जिसके अंदर किसी प्लांट के लिए आवश्यक जो बैलेंस फूड है या जो पदार्थ है खाने के, वो उसमें उपस्थित होते हैं। तो उन प्लांट्स का सबका एक मिश्रण होता है, इसको हम कहते हैं, जिस प्रकार से हमारा संतुलित भोजन होता है उसी प्रकार से उनका ये संतुलित भोजन होता है। इसको वो खाते हैं और खाने के बाद ये किस प्रकार से बढ़ते हैं इसको हम उसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।